नमस्कार। हम हर रोज़ अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, परिवार के सदस्यों से और कलीग्स से बातचीत करते हैं। कभी हम अपनी कोई बात समझाना चाहते हैं और कभी कोई बात मनवाना चाहते हैं, पर अक्सर होता यह है कि सामने वाला नाराज़ हो जाता है या कोई गलतफहमी पाल लेता है। हम कितने ही मीठे शब्दों में बोलें, कितने ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, तो भी असर उल्टा ही होता है। क्यों होता है ऐसा? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हम क्या करें कि सामने वाले को हमारी बात समझ में आ जाए और रिश्तों में कोई खटास भी ना आए। क्या करें ऐसा कि बिना किसी को नाराज़ किए हम आपसी संवाद स्थापित कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें। क्या करें ऐसा कि हम सामने वाले को पुशी भी ना लगें, एग्रेसिव भी ना लगें और ऑफेंड भी ना करें। कम्युनिकेटिव इंटेलिजेंस ऐसा एक टूल है, एक ऐसा साधन है जो हमें यही सिखाता है कि बहस किए बिना अपनी बात कैसे समझाई जाए, कैसे मनाई जाए। तो आइए बात करते हैं इसी टॉपिक पर, जिसका नाम हमने रखा है वाणी ऐसी बोलिए। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेलो होम मिनिस्टर में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया, वाणी ऐसी बोलिए। अगर आज की आधुनिक साइंस की भाषा में बात करें तो आज हम कम्युनिकेटिव इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक हैप्पीनेस कोच हूं और मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम जीवन में सफल कैसे हों और जीवन में सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ, नफ़रत चुन लेता हूँ, घृणा चुन लेता हूँ, निराशा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आज की डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत उपयोगी है और यह सही अर्थों में रिश्तों की मजबूती का एक बहुत बड़ा सबक है जो हम सबको जीवन भर काम आएगा और जीवन में हमारी सफलता सुनिश्चित करेगा। यह टॉपिक सिर्फ लेडीज़ के लिए ही नहीं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, सबके लिए रिलेवेंट है। हाँ, लेडीज़ के लिए तो रिलेवेंट है ही, क्योंकि उन्होंने पूरा परिवार चलाना और संभालना होता है, सब जगह पे बैलेंस कायम करना होता है, संतुलन बनाना होता है। उनकी जिम्मेदारी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। सो इसीलिए आज हम इस ग्रुप में इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। यहाँ मैं आपके लाभ के लिए एक और बात कहना चाहता हूँ। आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी सुन सकें, या आप मेरे YouTube चैनल पीके खुराना दी हैप्पीनेस कोच पर भी इसकी रिकॉर्डिंग देख सकती हैं। अपने सुझावों के लिए मेरा मोबाइल नंबर 62846 96674 और मेरी मेल ID mail@pkk.guru नोट कर लीजिए। इससे पहले कि आप मेरा नंबर या ईमेल ID भूल जाएं, इसे अपने पास सेव कर लें। किसी कारण से तुरंत सेव न हो पाए तो रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनकर नंबर और मेल ID सेव कर लें। वैसे इसी लाइव प्रोग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल ID और फ़ोन नंबर दोनों हैं। आइए अब अपने टॉपिक पर बात करते हैं, वाणी ऐसी बोलिए। इससे पहले कि इस टॉपिक पर बात शुरू करूं, मैं समझना चाहता हूं कि आप इससे लाभ उठाने के लिए तैयार भी हैं या नहीं। देखिए, आप अपने जीवन का कीमती समय मुझे दे रही हैं, तो आपको इसके लिए पूरी तरह से अटेंटिव भी होने की ज़रूरत है। और उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप अगर रेडी हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए गेम ऑन।
गेम ऑन, GAME, गेम ON, ऑन, गेम ऑन, ताकि मुझे पता लगे कि आप इस टॉपिक के लिए रेडी हैं और मैं इस टॉपिक को शुरू कर सकूं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए गेम ऑन। आपका कमेंट बॉक्स में आना शुरू हो जाएगा कमेंट्स, तो मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक मैं चुप बैठा हूँ। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया है उनका हार्दिक स्वागत है, दिल से स्वागत है। आई एम ब्लेस्ड कि आप इतना समय मुझे दे रही हैं। येस, सो द कमेंट्स हैव स्टार्टिंग कमिंग ऑन गेम ऑन। येस, कीप ऑन टाइपिंग फ्रेंड्स, कीप ऑन टाइपिंग लेडीज़, गेम ऑन। जी हाँ, तो आप हिंदी में, अंग्रेज़ी में, जैसे भी आपको सुविधा हो, अगर आपकी कमिटमेंट है, अगर आप नया सीखने को तैयार हैं, तो टाइप कीजिए गेम ऑन। यस, थैंक यू वेरी मच शेफाली जी, थैंक यू बबीता चौधरी जी, थैंक यू तानिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं शुरू करता हूँ आज के टॉपिक को, और ताकि आप भी सफल हो सकें और अपने परिवार के बाकी सदस्यों की सफलता में भी योगदान दे सकें। धन्यवाद रंजना जी, धन्यवाद रीना जी। ये आधा घंटा अब आप दीन दुनिया को भूलकर मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। चलिए आज एक मज़ेदार एक्सरसाइज से काम शुरू करते हैं। अब आप याद कीजिए, जब आपकी शादी नहीं हुई थी और आप मायके में थीं, तो यह भी याद कीजिए कि आपके पेरेंट्स ने आपकी एजुकेशन पर पैसा खर्च किया। वो आपके रिश्ते के लिए, आपकी शादी के लिए कितने परेशान थे, कहाँ कहाँ नहीं भाग दौड़ करते थे, कहाँ कहाँ किससे बात नहीं करते थे, जहाँ भी पता लगता था तुरंत भाग करके जाते थे ताकि आपका रिश्ता अच्छी जगह पर हो सके। आपको उन्होंने बेस्ट एजुकेशन दिलवाने के लिए भी कोशिश की होगी, पैसे खर्च किए होंगे, फिर शादी पर अलग से खर्च किया, खुलकर खर्च किया। अपने पेरेंट्स की उन सारी बातों को याद कीजिए जो उन्होंने आपके लिए, आपकी खुशी के लिए, आपके सुख के लिए किया। मैं फिर बता दूं, मैं ये इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, अभी हम एक बहुत एंटरटेनिंग और लर्निंग वाली एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो अब एक्सरसाइज ये है कि आप अपनी मम्मी को लेटर लिखेंगी अभी के अभी यहीं पर लिखना सिर्फ कल्पना में है, इमेजिनेशन में है। आपने कागज़ पेन लेकर के नहीं लिखना, अपनी कल्पना में आप अपनी मम्मी को अभी लेटर लिखना शुरू कीजिए। तो कल्पना कीजिए कि आप अपनी मम्मी को लेटर लिख रही हैं। तो अब हम लेटर लिखना शुरू करते हैं। डियर मम्मी, आज मैं आपको यह लेटर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया। आपने मेरे सुख के लिए कभी अपने सुख की परवाह नहीं की। आपने बहुत बार मेरे लिए अपनी रातों की नींद कुर्बान की। मैं महसूस कर सकती हूँ कि आपने मेरा रिश्ता करने के लिए कितनी भागदौड़ की, किस तरह से पैसे जोड़े, अपना पेट काट कर, कई और बचतें करके। कहीं भी कुछ गड़बड़ होती थी तो आप खुद टेंशन में होती थी, पर मुझे कभी टेंशन में नहीं आने दिया। मैं नहीं जानती कि मैं आपका कर्ज कैसे चुका सकती हूँ। मैं हूँ आपकी प्यारी बिटिया। ये आपने लेटर अपनी मम्मी को अभी अभी लिखा। अब कल्पना कीजिए कि आपने इस चिट्ठी को फोल्ड किया, लिफाफे में डाला, लिफाफे पर टिकट लगाई और लेटर पोस्ट कर दिया। आइए अब इसी एक्सरसाइज को एक दूसरे तरीके से करते हैं। बस प्लीज़ यह याद रखिए कि यह एक एक्सरसाइज है और इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि आप वह लेसन समझ सकें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब आप फिर वह समय याद कीजिए जब आपकी शादी नहीं हुई थी और आप मायके में थी। अब यह भी याद कीजिए कि अक्सर आप में और आपके भाई के साथ व्यवहार में कैसे फ़र्क रखा जाता था। शाम के बाद आपका घर से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था, जबकि आपका भाई देर रात तक भी घर से बाहर रह सकता था। हो सकता है आपको कुछ खास तरह के कपड़ों को पहनने पर भी मनाही हो, बंदिशें हों। शायद आपको ऐसी और भी बहुत सी सुविधाएं नहीं मिलती थी जो आपके भाई को आसानी से मिल जाती थी। फिर अपनी कल्पना में दोबारा अपनी मम्मी को लेटर लिखना शुरू कीजिए। तो अब हम फिर से लेटर लिखना शुरू कर रहे हैं। डियर मम्मी, आज मैं आपको यह लेटर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी कि आपने मेरे साथ हमेशा ही कितना बुरा बर्ताव किया। आपने मेरी ज़िंदगी का कोई डिसीज़न मुझे खुद नहीं करने दिया, हमेशा मुझ पर अपना फ़ैसला थोपा, मुझ पर तरह तरह की बंदिशें लगाई, मानो मैं घर से बाहर निकलूँगी तो आवारा ही हो जाऊँगी।
कभी मुझे मेरी मनपसंद के कपड़े नहीं पहनने दिए, और रिश्ता भी कहाँ किया जहाँ कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सारी एडजस्टमेंट सिर्फ मैं ही करूँ। क्या ज़िंदगी है ये मेरी, और क्या दिया मुझे आपने, नरक बना दिया मेरा जीवन। आपके इस बुरे व्यवहार ने ही मुझे यह सीख दी है कि मैं अपने बच्चों से कैसा व्यवहार बिल्कुल ना करूं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आपने मेरे साथ ही यह भेदभाव क्यों किया। आज मजबूर होकर मैं दिल की भड़ास निकाल रही हूँ। आपकी बिटिया। अब फिर कल्पना कीजिए कि आपने लेटर फोल्ड किया, लिफाफे में डाला, टिकट लगाई और लेटर पोस्ट कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपकी बिटिया आपको यह लेटर लिखे तो आपको कैसा महसूस होगा? आप क्या चाहती हैं कि आपकी बिटिया आपको कैसा लेटर लिखे, पहले वाला या ये वाला? आइए अब दूसरे लेटर के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। अब हम यह मान लेते हैं कि आपके साथ सचमुच भेदभाव होता रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं, कई बार होता है, हिंदुस्तानी परिवारों में होता है। आप पर कई तरह की बंदिशें भी रही होंगी। बहुत बार आपका मन होता होगा कि आप अपनी मम्मी से इस बात की शिकायत करें कि उन्होंने आपको नाजायज़ तौर पर दबा कर रखा, कभी खुलकर बोलने नहीं दिया, जिसके कारण आपका आत्मविश्वास हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, ससुराल में भी। मैं यह मानता हूँ कि ऐसा शायद हुआ होगा, कोई बड़ी बात नहीं, और आपके मन में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत शिकायत का भाव भी आता ही होगा। पर इसी स्थिति को आपके पेरेंट्स के नज़रिए से देखकर विश्लेषण करते हैं। आपके पेरेंट्स आपको देर शाम से घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। आप पर कुछ खास तरह के कपड़े पहनने पर भी पाबंदी थी, जबकि आपकी सहेलियां हमेशा हर तरह के कपड़े पहनती थी, तब आपको बहुत कोफ्त होती थी। अब इसे सोचिए कि हिंदुस्तानी समाज कितना रूढ़िवादी समाज है और लड़कियों पर किसी धब्बे को वो बर्दाश्त नहीं करता। तो आपके पेरेंट्स आखिर यही तो चाहते थे कि आपका शादीशुदा जीवन सुखी हो, और उसके लिए जो अनुशासन ज़रूरी था वो उन्होंने आप पर लगाया। अब अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि शादी चाहे अरेंज्ड रही हो, माँ बाप ने तय की हो, या लव मैरिज हो, शादी के बाद का जीवन दोनों का एक जैसा ही होता है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज्ड मैरिज हो। दोनों में पति पत्नी को आपस में एडजस्ट करना ही होता है। दोनों में लेडी को नए घर में आकर अपने इन लॉज के साथ एडजस्ट करना ही होता है। तो चाहे मैरिज अरेंज्ड रही हो या लव मैरिज हो, बाद का जीवन लगभग एक जैसा ही होता है। और आपके पेरेंट्स ने आपके लिए जो कुछ किया सिर्फ आपका भला सोचकर ही किया। तो किसी भी कमी के लिए माँ बाप को दोष देने का असल में कोई कारण नहीं है। उन्होंने जो किया आपके भले के लिए किया, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम हमेशा उनके एहसानमंद रहें। हमारा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ही होना चाहिए। तो यह तो थी बात कि हम दूसरे के नज़रिए से कैसे सोचें। आइए अब हम कम्युनिकेटिव इंटेलिजेंस पर थोड़ा और बारीकी से बात करते हैं। एक गांव में एक ज़मींदार था, उसके पास बहुत पैसा था, बहुत सारा सोना था, खेत थे, खलिहान थे, और उसकी एक बहुत बड़ी हवेली थी। एक रात जब वह अपने बेडरूम में सोया हुआ था तो आधी रात को हवेली में चोर घुस आया। बेडरूम में पहुंचकर उसने ज़मींदार को सोते से जगाया और घुड़क कर कहा, सोना कहाँ है? जमींदार दिन भर का थका हुआ था, अभी नींद के असर में था, आधा नींद में था। तो उसने जवाब दिया, अरे इसमें क्या परेशानी है, इतनी जगह पड़ी, कहीं भी सो जा। और इतना कहकर वो फिर सो गया। अब इस घटना को रिव्यू कीजिए। चोर ने जो पूछा उसका शब्द भी सोना था, लेकिन उसका मतलब गोल्ड था, और जमींदार ने भी सोना शब्द का प्रयोग किया जिसका मतलब स्लीप था। यानी दोनों का अर्थ अलग था, भावार्थ अलग था। तो ऐसा अक्सर होता है कि हमने जो कहा सामने वाले ने उसे कुछ और समझा, किसी और तरीके से समझा, और गलतफहमियों की शुरुआत हो गई। तो पहली चीज़ समझने वाली बात यह है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला उसे कैसे सुनता है। दरअसल होता यह है कि सामने वाला
हमारे शब्दों को तो सुनता ही है, पर उससे भी ज़्यादा हमारी टोन, हमारा लहजा, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस, इन सारी बातों को भी नोट करता है और हमारी बॉडी लैंग्वेज को भी नोट करता है। इस बात का भी फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला हमारा सीनियर है या हमारा जूनियर है। अगर मान लीजिए किसी ने बातचीत करते हुए उससे पहले कभी हमसे झूठ बोला हो, तो बाद में वो सच भी बोले तो भी हम उस पर जल्दी से विश्वास नहीं करते। अगर कभी किसी ने हमें धोखा दिया हो, बाद में वो संत भी बन जाए तो भी हम उस पर जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे। हम सामने वाले पर, उसकी सच्चाई पर और ईमानदारी पर कितना विश्वास करते हैं, इसका भी हमारी बातचीत पर असर होता है। और हम उसकी आज की बात जो वो कह रहा है उसे सुनते वक्त भी अपने पुराने एक्सपीरियंस के तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी से बात करते हैं तो हम चाहे जो भी कहें, सामने वाला आदमी उसे अपने हिसाब से व्यू करता है, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है और उसी हिसाब से वो अपने दिमाग में उस इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कह रहे हैं सामने वाला उसे वैसे का वैसे अपने दिमाग में रजिस्टर नहीं करता, बल्कि अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से समझता है, उसका अर्थ निकालता है और अपने बनाए हुए अर्थ के हिसाब से वह उस सूचना को, उस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में रजिस्टर करता है। तो जब वो उसको रिकॉल करेगा बाद में भी, तो वो उस बात को रिकॉल करेगा जो उसके दिमाग में रजिस्टर हुई है, ना कि उस बात को जो आपने कही थी। तो मनोविज्ञान की भाषा में इसको जनरलाइजेशन और डिस्टॉर्शन कहा जाता है। लेकिन सच यही है, डिस्टॉर्शन होती है, हमेशा यही होता है। जब भी हम कुछ कहते हैं, सामने वाला अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है और उस इंटरप्रिटेशन में डिस्टॉर्शन होना बिल्कुल पॉसिबल है। यही कारण है कि अक्सर गलतफहमियां होती हैं, झगड़े बढ़ते हैं, रिश्ते टूटते हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या करें, आज हम इस बारे में बात करें। हम ये समझते रहते हैं कि जी हमने तो सब कुछ साफ साफ कह दिया था, सब कुछ बता दिया था, ये तो सामने वाले की गलती है कि उसने पूरा मैसेज ध्यान से नहीं सुना। जबकि असलियत ये है, जो असल में इससे उल्टी है। असलियत ये है कि सामने वाले को हमने ही मैसेज इस रूप में नहीं दिया कि वो उसे हमारे हिसाब से इंटरप्रेट करे, हमारे हिसाब से समझे और हमारे हिसाब से अपने दिमाग में रजिस्टर करे। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है। बहुत सी बातें जो असल में सच नहीं हैं, उन्हें हम सच मान लेते हैं। हम अपनी परसेप्शंस के हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। देखिए, हम हर रोज़ सूरज को उगता हुआ देखते हैं, हर रोज़ सूरज को डूबता हुआ देखते हैं और यह सचमुच मानते हैं कि सूरज उगता है और सूरज डूबता है। मानते हैं ना? लेकिन हम यह भी जानते हैं कि सच क्या है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है और उसके अलावा पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी घूमती है। पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है और वहाँ दिन हो जाता है, और जो हिस्सा पीछे की तरफ होता है वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती, वहाँ रात हो जाती है। तो दिन और रात का यह साइकिल सूरज के कारण नहीं बल्कि पृथ्वी के घूमने के कारण है। सूरज कहीं नहीं जाता, सूरज तो स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, इसलिए दिन और रात होते हैं। यह जानकारी होने के बावजूद सारी उम्र हम यही कहते रहते हैं कि सूरज उग गया या सूरज डूब गया। सूरज न उगता है न डूबता है। सन नीदर राइजेज नॉर सेट्स। सूरज तो उगता और डूबता है ही नहीं। सूरज तो एक ही जगह पे खड़ा है, स्थिर है। यह तो पृथ्वी के घूमते रहने का कमाल है कि हम दिन और रात का आनंद उठाते हैं, दिन में काम करते हैं, रात को आराम करते हैं। तो यह असल में हमारी धारणा है, हमारा विचार है, हमारी परसेप्शन है कि सूरज डूबता है या सूरज उगता है। असल में तो सूरज न डूबा न उगा, तो भी हम अपनी परसेप्शंस के कारण एक ऐसी बात को सच मान लेते हैं जो असल में सच नहीं है। तो सामने वाले से बातचीत करते हुए हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं या कर रहे हैं, जिसे हम सच मानकर लड़े जा रहे हैं, क्या ये सचमुच सच है
या हमारी परसेप्शन है। बातचीत के वक्त अगर हम इस गहराई में जाकर देखने की कोशिश करें और इसकी आदत डाल लें, इसका अभ्यास बना लें, तो जीवन के आधे झगड़े तो बिना कुछ किए ही ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं स्पेसिफिक टेक्निक्स की बात करूँगा ताकि आपके लिए लगभग हर सिचुएशन में अपनी बात समझाना और मनवाना आसान हो जाए। तो प्लीज़ अटेंशन दीजिएगा। इनमें पहली टेक्निक है गिव, अंग्रेज़ी में GIVE। इसमें G और I का मतलब है जेन्युइन इंटरेस्ट, यानी सामने वाले में आप जेन्युइन इंटरेस्ट लें। जब उससे बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसकी तरफ ध्यान दें, किसी और तरफ ध्यान न दें, मोबाइल की तरफ ध्यान न दें, किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ ध्यान न दें। उसके सामने प्रेजेंट रहें, उसकी बातचीत में प्रेजेंट रहें, आपका माइंड वहाँ प्रेजेंट रहे, उसकी बात को ध्यान से सुनें। दूसरा है V का मतलब है वैल्यू क्रिएशन, यानी बातचीत में अगर आपको लगे कि सामने वाले को कोई परेशानी है, कोई समस्या है और आप उसका हल कर सकते हैं, किसी भी रूप में सहायता कर सकते हैं, तो आप उसको सुझाव दीजिए, आप उसकी समस्या का हल सुझाइए। वो आपकी तरफ से उसके लिए वैल्यू क्रिएशन है। और E का मतलब है एम्पैथी, यानी सामने वाले की कठिनाइयों को समझकर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उसके बारे में, उसके हल के बारे में सोचना। तो ये टेक्निक का नाम है गिव, GIVE, गिव, जेन्युइन इंटरेस्ट, वैल्यू क्रिएशन एंड एम्पैथी। याद कीजिए मम्मी वाला लेटर जो हमने लिखा था, उस एक्सरसाइज का मतलब यही था। मैं इसीलिए वो हमने एक्सरसाइज की थी कि आप इस चीज़ को समझ सकें कि जब हम सामने वाले से बात करते हैं तो क्या वो बात उसके पसंद की है और क्या हम उस सिचुएशन को उसके नज़रिए से देख पा रहे हैं या अपने नज़रिए से देख करके और उनको दोषी ठहरा रहे हैं। तो गिव टेक्निक का मतलब सामने वाले की मेंटेलिटी को समझना, उसके फ़ायदे की बात करना, उसके पसंद की बात करना, उसकी समस्याओं के हल में सुझाव देना, सहायता करना और उसकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से देखना, विश्लेषण करना। दूसरी टेक्निक है सामने वाले का नाम लेकर के बात करना। इससे अपनापन आता है, बातचीत का लहजा इनफॉर्मल हो जाता है और अपनी बात कहना और मनवाना दोनों आसान होता है। आप जिससे बात कर रही हैं, मान लीजिए उनका नाम रंजना है, तो आप बातचीत में, रंजना देखो तुमने ये जो किया ये बहुत अच्छा था। रंजना वो जो उस दिन हमने बात की थी वो पूरी ठीक नहीं थी। आपने अगर बातचीत में इस तरीके से 1 बार, 2 बार, 3 बार सामने वाले का नाम लिया तो उसमें अपनापन बढ़ जाता है और उसकी अटेंशन आपकी तरफ हो जाती है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो दिखने में बहुत साधारण है, लेकिन मनोविज्ञान ने बार बार सिद्ध किया है कि किसी का नाम लेते हुए उसके साथ बात करना बहुत असरदायक है। इसलिए इस साधारण सिंपल टेक्निक को न भूलिए। और तीसरी टेक्निक, वो भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है, वो है सामने वाले की आंखों में देख करके बात करना। अब असल में इसको अपनाने के लिए, करने के लिए कि आप सामने वाले की आंखों में देखते हुए बात करें, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो तरीका ये है कि जब आप किसी से बात करने लगें तो उसकी आंखों के झपकने को गिनना शुरू कर दें। उससे आपकी निगाह ऑटोमेटिकली आपकी आंखें और उनकी आंखें मिलेंगी। और जब आप किसी की आंखों में देखते हुए बात करते हैं तो आपका उसमें आत्मविश्वास झलकता है और सामने वाले को ये लगता है कि आप जो कह रही हैं वो सच है, उसमें कोई झूठ, कोई फरेब नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा रोमांटिसाइज करने की कोशिश करें तो आप ये देखिए, जनरली पति पत्नी जब नई नई शादी होती है वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते हुए बात करते हैं, उसमें प्यार झलकता है। उसी तरह से जब आप किसी के साथ भी, चाहे वो अनजान आदमी हो, उसकी आंखों में आंखें डाल करके बात करेंगे तो ये कहीं कैरेक्टर के लूज़ होने का कारण नहीं है। इसमें कहीं कोई वो आक्षेप वाली बात, तोहमत वाली बात नहीं है। हाँ, उसमें आत्मविश्वास झलकता है, सच्चाई झलकती है, अपनापन झलकता है और इनफॉर्मल होने का लहजा नज़र आता है, जिससे सामने वाले पर असर पड़ता है और अपनी बात कहना, मनवाना, समझाना कंपैरेटिवली हमेशा आसान हो जाता है।
तो देखिए, पहली चीज़ हमने जो बातें की मैं उसको समअप कर देता हूँ ताकि आपके लिए उनको याद रखना आसान हो जाए। हमने मम्मी के नाम पे 2 लेटर लिखे। पहले लेटर में हमने उनका धन्यवाद किया, उनकी कुर्बानियों को याद किया, उनके सेक्रीफाइसेस को याद किया, उन्होंने जो जो चीज़ें हमारे लिए की सबको याद किया और उनका धन्यवाद किया। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। दूसरा था उनकी तरफ से जो पाबंदियां लगी, जहां वो हमारे लिए कुछ करने में शायद कोशिश के बावजूद असफल रहे, तो हमने उनकी आलोचना शुरू कर दी। तीसरा उसी का विश्लेषण था कि चाहे कमियां भी रहीं तो भी हमने ये समझा कि वो कमियां रहने में दोष उनका नहीं था, वो स्थितियों का दोष था, या जो हमें कमियां लग रही थी वो असल में कमियां थी ही नहीं, हमारा ही नज़रिया गलत था। तो ये 3 विश्लेषण से हम जब किसी आमने सामने किसी से बात करते हैं तो ये तीनों विश्लेषण हमें ध्यान में रखने चाहिए। पहली टेक्निक तो ये थी। दूसरी टेक्निक ये थी कि हम परसेप्शंस के सहारे जीते हैं कि सूरज जो है ना घूमता है, सूरज उगता है, सूरज डूबता है। असल में परसेप्शंस हैं, रियलिटी उससे मेल नहीं खाती। तो क्या हम किसी से बातचीत करते वक्त परसेप्शंस के सहारे कोई बात कह रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, या वो सच में सच है, हमने उसको इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली कर लिया या नहीं कर लिया। दूसरी चीज़ ये थी। तीसरी जो टेक्निक थी वो थी गिव, जेन्युइन इंटरेस्ट, वैल्यू क्रिएशन, एम्पैथी। और उसमें दूसरी टेक्निक थी सामने वाले का नाम लेकर के और फिर बातचीत करना, उसके नाम को बीच बीच में बार बार दोहराते रहना। और तीसरी और आखिरी टेक्निक थी सामने वाले की आंखों में देख करके बात करना। तो कम्युनिकेटिव इंटेलिजेंस की ये टेक्निक्स हैं 5 स्पेसिफिक, जिनका अगर आप ध्यान रखें तो आपको बहस नहीं करनी पड़ेगी, आप लोगों का दिल जीतेंगे। और विनिंग हर्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन विनिंग एन आर्गूमेंट। अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हुए कोई आर्गूमेंट जीत भी लें तो आप सामने वाले को हमेशा के लिए अपना दुश्मन बना लेते हैं। उससे बेहतर है कि हम बातचीत इस तरह से करें कि हम लूज़ भी ना करें, हमारी बात भी मानी जाए और रिश्तों में खटास भी ना आए। तो रिश्ते बनाए रखना और बातचीत मनवाना दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। इसलिए इन टेक्निक्स का प्रयोग अगर आप याद रखें तो कम्युनिकेटिव इंटेलिजेंस के सिंपल रूल्स के हिसाब से आपका जीवन आसान हो जाएगा, उसमें सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये गुण आप अपने परिवार में खुद प्रयोग करें और परिवार के सदस्यों से भी शेयर करें। और अगर आपको इन टेक्निक्स से फ़ायदा पहुँचे तो इस वीडियो को दूसरे लोगों से भी शेयर करें। जहाँ जहाँ जिससे आप कोई अच्छी बात शेयर करेंगे, पक्की बात मानिए, वो आपके धन्यवादी होंगे, वो आपके थैंकफुल होंगे। तो वो भी एक तरीका है अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने का, सामने वाले के जीवन में वैल्यू क्रिएशन करने का और एम्पैथी का। तो अब मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जीवन का समय कभी वापस नहीं आता। आप धन भी दोबारा कमा सकते हैं अगर कमा लें, सेहत भी दोबारा बन सकती है, आप दवाइयाँ लेकर के, एक्सरसाइज करके, लाइफस्टाइल बदल करके सेहत पा सकते हैं, पर समय ज़िंदगी का वापस नहीं आता। आपने जो आधा घंटा मेरे साथ इतनी पेशेंस के साथ लगाया, आई एम ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल टू यू, इट्स अ ग्रेटिट्यूड। मैं दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी mail@pkk.guru पर संपर्क कर सकती हैं, या हमारे नंबर 6284696674 पर भी संपर्क कर सकती हैं। इसके साथ ही हेलो होम मिनिस्टर प्रोग्राम का आज का टॉपिक वाणी ऐसी बोलिए अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस कोच पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।